इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी एंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में हम समझते हैं। तो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये जो यूनिवर्स है, ये 13.7 बिलियन ईयर्स अगो सारा जो यूनिवर्स है एक छोटे से टाइनी बॉल के फॉर्म में वो कंसंट्रेटेड था। वो जो टाइनी बॉल था वो इतना छोटा था कि उसका जो वॉल्यूम था दैट वाज अप्रोचिंग टू ज़ीरो, उसका जो टेम्परेचर था दैट वाज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एंड जो डेंसिटी था दैट वाज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। मतलब आयतन या वॉल्यूम ऑलमोस्ट ज़ीरो था, उसका जो घनत्व था वो इनफाइनाइट या अनंत था, और उसका जो टेम्परेचर था वो भी ऑलमोस्ट इनफाइनाइट था। इस कंडीशन में जब ये पूरा यूनिवर्स जो था उसके सारे मैटर्स एनर्जी के फॉर्म में थे। मैटर्स से भी छोटा होता है, जो मैटर्स जिससे बना होता है वो एटम्स का बना होता है। एटम्स से जो छोटा होता है वो सब एटम होता है। सब एटम से भी जो छोटा होता है उसको बोला जाता है क्वार्क्स। तो क्वार्क्स के फॉर्म में था ये, और ये जो क्वार्क्स होता है इस फॉर्म में अगर कोई भी मैटर होता है तो वो फ्यूचर में मैटर बनाने के लिए उसको एनर्जी कम की रिक्वायरमेंट होगी। समझना कैसे? 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जब ये टाइनी बॉल जो था अपने कंसंट्रेशन में इतना ज़्यादा हैवी हो गया था कि इसमें एक्सप्लोड हो गया। इसमें एक्सप्लोशन इस लेवल का हुआ जिसके कारण से इसके जितने मैटर्स थे, उस समय तो मैटर के फॉर्म में था नहीं, जितना एनर्जी था वो रिलीज होना चालू हुआ। तो क्या हुआ, इनिशियल फेजेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वो सेपरेट नहीं हुए थे, इसलिए पूरा जो यूनिवर्स था वो डार्क था, अंधेरा था। बट लेटर ऑन क्या हुआ, जो ये पूरा यूनिवर्स है धीरे धीरे करके उसमें लाइट आने लगा। अब लाइट कैसे आ जाएगा? तो हम देखते हैं कि ये जो टाइनी बॉल 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जब ये एक्सप्लोड हुआ तो हुआ क्या? तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं हमारे यूनिवर्स में। पहला होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में 2 टाइप, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चौथा जो होता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो 4 फोर्स हैं ये मिला के आपके सारे यूनिवर्स के फंडामेंटल फोर्स बनाते हैं। तो क्या हुआ, जब जैसे ही ये एक्सप्लोड हुआ टाइनी बॉल, तो उस समय सबसे पहले जो रिलीज हुआ वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो उस टाइनी बॉल से सेपरेट हुआ, और इसके कारण से, गुरुत्वाकर्षण के कारण से जितने भी जो एनर्जीज थे वो नॉर्मली यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड ना होके एक छोटे से जगह पे कंसंट्रेटेड रहते थे। तो जैसे हम देखते हैं कि आसमान में जो बादल होते हैं वो पूरी तरीके से स्प्रेडेड नहीं होते, वो चंक्स में होते हैं, लम्प्स में होते हैं, क्लम्प्स में होते हैं, इजंट इट? इन द सेम मैनर जितना एनर्जी था यूनिवर्स का वो बहुत जगह पे, अलग अलग जगह पे कंसंट्रेटेड था। और इसका रीजन क्या था? क्योंकि उस जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता था, क्योंकि सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या हुआ था, सेपरेट हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे से जब यूनिवर्स बहुत ज़्यादा गर्म जो था वो जब स्प्रेड हो गया तो ठंडा होने लगा। कोई भी चीज़ आप जानते हो कि ज़्यादा गर्म होती है, उसको स्प्रेड कर देने से क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो जैसे जैसे यूनिवर्स कूल डाउन हुआ वैसे वैसे जितने एनर्जी थे वो कंडेंस होके मैटर में कन्वर्ट होने लगे। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब यूनिवर्स में पूरी तरीके से डार्कनेस था और एनर्जी धीरे से कम होने लगी तो दूसरा फोर्स जो सेपरेट था हुआ, वो कौन सा फोर्स था? वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसको बोला जाता है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या पावर होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो रेज, गामा, एक्स रेज, और आप जितने भी रेज जानते हो, विबज्योर है ना, विबज्योर वाले रेज, देन इंफ्रारेड, देन आप रेडियो, ये सारे वेव्स किस में आते हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट होते हैं। अगर ये फोर्स सेपरेट नहीं होता तो क्या होता? ये फोर्स सेपरेट नहीं होता तो आपके घर में वाईफाई नहीं होता, ब्लूटूथ नहीं होता, आपके घर में जो मोबाइल का सिग्नल है वो नहीं आता, आपका जो रिमोट है जो इंफ्रारेड पे काम करता है वो नहीं काम होता, आपका जो माइक्रोवेव ओवन है वो काम नहीं करता जो कि माइक्रोवेव ओवन पे काम करता है, आपके यहाँ रेडियो का सिग्नल नहीं आता, आपके यहाँ टीवी का सिग्नल नहीं आता, अगर बिग बैंग थ्योरी से ये सेपरेट नहीं होता। क्या सेपरेट नहीं होता? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तीसरा जो सेपरेशन हुआ वो था वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स समझते हो, नाभिकीय ऐसा बल जो कि कमजोर है,
एक और होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये दोनों मिला के हमारे एटम की संरचना करते हैं, हमारे एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्या हुआ, यूनिवर्स में एनर्जी फैली हुई है पर मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, किसी भी टाइप का पदार्थ अस्तित्व में नहीं था। तो पहली बार मैटर जो एग्जिस्ट में करेगा वो कब करेगा, जब टेम्परेचर और भी ज़्यादा कूल डाउन होने लगेगा। तब क्या है, जो क्वार्क्स थे वो मिलके सब एटम बनाएंगे, ये सब एटम आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एटम्स बनाएंगे। ये एटम्स जब मिलेंगे तो जो आप जानते हो पीरियोडिक टेबल, जो आवर्त सारणी का जो पहला एलिमेंट, पहला तत्व होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन, और सेकंड कौन सा होता है, हीलियम। और ये दोनों गैसेस हैं। तो फर्स्ट टाइम यूनिवर्स में पहली बार ब्रह्मांड में जो पहला पदार्थ, पहला जो बोला जाए एलिमेंट अस्तित्व में आएगा वो क्या है, अस्तित्व, तत्व का अस्तित्व, एलिमेंट का एग्जिस्टेंस। और इसी के कारण से हमारे यूनिवर्स में सबसे पहले जो गैसेस मिलती हैं हर जगह, वो कौन सी मिलेंगी, हाइड्रोजन एंड हीलियम की गैसेस। इसलिए हमारे जो सन है, स्टार है, वो भी किससे बना है, हाइड्रोजन एंड हीलियम का बना है। हमारे जुपिटर का इन्वायरमेंट किसका बना हुआ है, उसका जो वातावरण होता है वो किसका बना हुआ है, किसका, जुपिटर का, वो हाइड्रोजन हीलियम। तो क्या अर्थ का भी था, यस, अर्थ का भी एटमॉस्फेयर किसका बना था, हाइड्रोजन एंड हीलियम का। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो गैसेस मिलती है दैट इज ऑफ द हाइड्रोजन एंड हीलियम ओनली। अब देखो हर जगह हाइड्रोजन हीलियम के गैसेस हैं, पर वो भी स्प्रेडेड नहीं है, वो क्लाउड बना के हैं। क्लाउड बना के कैसे हैं, आई विल शो यू लाइक दिस। तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन एंड हीलियम के गैसेस आपस में एक क्लाउड बनाते हैं, और उस क्लाउड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नेबुला। उसी को हम बोलते हैं नेबुला। हाइड्रोजन एंड हीलियम के गैसेस के क्लाउड्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नेबुला। एंड दैट नेबुला इज द बर्थ प्लेस ऑफ द गैलेक्सीज। आकाशगंगा का जो जन्म स्थल है वो नेबुला है। और नेबुला किसका बना है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस का। यू कैन से दिस काइंड ऑफ नेबुला। अब क्या होता है, ये नेबुला, आप जानते हो कि कोई भी गैलेक्सी मल्टीपल बिलियंस ऑफ स्टार से मिलकर बना होता है। कोई भी आकाशगंगा जो होती है अरबों तारों से मिलके बनी होती हैं। इसका मतलब उसमें तारे होने चाहिए, और तारों के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस। तो ये जो हाइड्रोजन हीलियम के गैसेस हैं आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे, नाभिकीय संलयन करेंगे, और उसके कारण से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे स्टार का फॉर्मेशन होगा। तो तारों की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस। तो पहली बार हमारे गैलेक्सी में क्या बना, हमारे गैलेक्सी में स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, वो भी किससे, नेबुला से। ठीक है। अब हाइड्रोजन हीलियम की गैसेस जो हैं, स्टार्स तो बना दी, पर प्लैनेट चाहिए आपको। प्लैनेट चाहिए तो इसका मतलब हमारा प्लैनेट या कोई भी ग्रह किसका बना होता है, आप जानते हो हमारा जो ग्रह है मोस्टली सिलिका, ऑक्सीजन, आयरन, निकल, एल्यूमिनियम, ये से मिलकर बना हुआ है। तो ये सारे एलिमेंट तो है ही नहीं यूनिवर्स में, तो प्लैनेट कैसे बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं हम बाकी एलिमेंट्स। आवर्त सारणी के पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स कैसे बनेंगे हम उसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन हीलियम के गैसेस जो स्टार्स बनाए थे, ये जो स्टार है इसकी डेथ हो सकती है। कैसे डेथ होती है, जब सारे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे तो स्टार की डेथ हो जाएगी, और स्टार की डेथ होती है तो एक एक्सप्लोजन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा वायलेंट होता है जिससे पूरे यूनिवर्स में रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं, पूरे तरंगे फैल जाती हैं पूरे ब्रह्मांड में जब एक तारा की डेथ होती है। और वो इतना एनर्जी प्रोवाइड करता है अपने आसपास के स्टार्स को, जिसके कारण से आसपास के जो स्टार्स हैं जहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में बन रहे हैं, वो हीलियम लिथियम में बनेगा, लिथियम बेरिलियम में बनेगा, बेरिलियम बोरॉन में बनेगा, बोरॉन कार्बन में बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन में बनेगा। अगर कार्बन नहीं होता तो हमारा जो स्किन है जिसका बना है वो नहीं बनता, ना तो प्लांट जिसका बना है वो नहीं बनता, क्योंकि किसी स्टार के डेथ के कारण से हमारे यहाँ जीवन की उत्पत्ति हुई है। Evolution of the life is mainly because of the death of the stars. Death of the stars provides sufficient amount of energy, that energy which is required for the further fusion of the two kinds of elements. हीलियम को लिथियम में बनाना, लिथियम नहीं बनता तो बैटरी नहीं बनता, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बनते, तो हीलियम से लिथियम बना, किससे बना, ये नाभिकीय संलयन से बना, न्यूक्लियर फ्यूजन से बना। तो हमने देखा कि हमारे
यूनिवर्स में पहली बार फर्दर न्यूक्लियर फ्यूजन होता जा रहा है, नाभिकीय संलयन होता जा रहा है और पूरे पीरियोडिक टेबल के जितने तत्व हैं वो सारे बनने लगे। और इसके कारण से स्टार्स के सराउंडिंग में, किसी भी तारे के सराउंडिंग में वो सारे जो पदार्थ हैं, वो सारे जो मैटर्स हैं, जो सारे डस्ट हैं वो घूमने लगे। और ये जो डस्ट हैं, पार्टिकल्स हैं, ये आपस में कोलाइड करने लगे, कोलेट होने लगे और मिल के ये लोग छोटे छोटे स्टोन्स बनाने लगे। ये जो छोटे छोटे स्टोन्स हैं ये आपस में टकराए, गर्म हो गए, गर्म होके ये बड़े बड़े बोल्डर्स बनाने लगे। ये बोल्डर्स बड़े बड़े टकरा के ये आपस में टकराए लगातार, इससे प्लैनेटिज्मल बना। और प्लैनेटिज्मल जब आपस में टकराए तो जो बना उसका नाम है प्लैनेट्स। ग्रह इसी तरीके से बना था। तो ग्रह कैसे बना? सूर्य के सराउंडिंग में घूमने वाले जो कचरे हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो आपस में कोलेट होके प्लैनेट्स बनाए। अब मून कैसे बना? हमारा जो ग्रह है या कोई भी ग्रह हो, कहीं का भी प्लैनेट हो, वो इसी तरीके से बना है। हमारे सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं वो इसी तरीके से बने हैं। अब कैसे सैटेलाइट बनेगा या मून कैसे बनेगा? तो मार्स के साइज का एक प्लैनेट था जो कि हमारे अर्थ से टकराया, जिससे अर्थ का एक मेजर पोर्शन सेपरेट हो गया और 4.4 बिलियन ईयर्स अगो, 4.4 अरब साल पहले पहली बार मून की उत्पत्ति हुई। और क्यों हुई? हमारे पृथ्वी से एक बड़ा सा मटेरियल सेपरेट हो गया और वो क्या बन गया? मून बन गया। तो हमारा जो अर्थ है, जो एग्जिस्ट करता है, वो इसी तरीके से, और हमारा जो पृथ्वी है इसलिए घूमता है क्योंकि हमारी जो अर्थ है उससे लगातार मेटेराइट्स टकराए और इतने सारे स्टोन्स के टकराने से वो लगातार घूम रहा है। तो अभी तक क्यों घूम रहा है? क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या बोलता है? कोई चीज अगर घूम रही है तो घूमते रहेगी, कोई चीज रुकी हुई है तो रुके रहेगी। हमारी अर्थ, हमारा जो पृथ्वी है, या सारे प्लैनेट्स घूम इसलिए रहे थे क्योंकि इस पे स्टोन्स टकरा रहे थे। तो वो अभी तक क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हम परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड हैं। किसके साथ? मून के ग्रेविटेशन के साथ। इसलिए अर्थ और मून का रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है। दैट्स व्हाई वी कैन ओनली सी वन फेस ऑफ द मून। ठीक है, तो ये हुआ पार्ट 1 ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। अर्थ की उत्पत्ति करवा डाले और मून को कैसे फॉर्मेशन होता है वो बता डाले। अब बताएंगे कैसे एटमॉस्फेयर बना, कैसे हमारा लाइफ एग्जिस्ट हुआ। इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक्स एंड वॉच एंड कीप ऑन वॉचिंग अवर वीडियो GOIS के YouTube चैनल में। आप इस वीडियोस को आगे कंटिन्यू देख सकते हो।